बात बहुत पुरानी है, इतिहास के पन्नों में खोया हुआ समय। राजा विक्रम और उनकी बहादुर सेना घर लौट रही थी। उन्होंने एक बड़ी लड़ाई जीती थी। उनके घोड़े थक चुके थे और उनकी तलवारें भारी थीं। सैनिक राजस्थान के खूबसूरत राज्य में अपने घरों के सपने देख रहे थे। वे विशाल रेतीले रेगिस्तान से धीरे धीरे चल रहे थे। सूरज ढल रहा था, आसमान को नारंगी और सुनहरे रंगों से रंग रहा था। हवा शांत थी। एक हल्की हवा रेत के टीलों से होकर गुजर रही थी। यह रेत और जीत की खुशबू ले जा रही थी। आदमी खुश थे। वे अपने राजा और अपनी जमीन के गीत गा रहे थे। आखिरकार वे घर जा रहे थे। अचानक हवा ने चीखना शुरू कर दिया। यह कोई सामान्य हवा नहीं थी, यह गुस्से वाली और तेज थी। आसमान, जो कुछ पल पहले एक शांत नारंगी रंग का था, गहरा डरावना लाल हो गया। ऐसा लग रहा था मानो आसमान से खून बह रहा हो। काले बादल तेजी से घिर आए, सूरज की आखिरी रोशनी को छिपाते हुए। एक तूफान आ रहा था, ऐसा तूफान जैसा उन्होंने कभी नहीं देखा था। घोड़े बेचैन हो गए, वे डर के मारे हिनहिना रहे थे। सैनिकों ने गाना बंद कर दिया। उन्होंने आसमान की ओर देखा, उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। लाल रोशनी ने उनकी परछाइयों को रेत पर लंबा और डरावना बना दिया था। बारिश गिरने लगी। यह हल्की बारिश नहीं थी, ये भारी ठंडी बूंदें थीं जो उनकी त्वचा पर छोटे पत्थरों की तरह लग रही थीं। बिजली गड़गड़ा रही थी, उनके पैरों के नीचे की जमीन हिल रही थी। लाल आसमान में बिजली चमक रही थी, एक शानदार भयानक सफेद रोशनी। सैनिक एक साथ हडल्ड हो गए, अजीब तूफान से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। राजा विक्रम, एक बहादुर और बुद्धिमान शासक, अपने घोड़े पर सीधे खड़े थे। उन्होंने आसमान की ओर देखा, उनका हाथ उनकी तलवार की मूठ पर था। उन्होंने अपने जीवन में कई तूफान देखे थे, लेकिन यह अलग था। यह गलत लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे देवताओं ने खुद चेतावनी दी हो। हवा और तेज हो गई, रेत और धूल उठा रही थी। देखना मुश्किल था, सांस लेना मुश्किल था। दुनिया लाल आसमान, काले बादलों और उड़ती रेत के एक भंवर में बदल गई थी। सैनिक डरे हुए थे। वे ऐसे योद्धा थे जिन्होंने दुश्मनों का बिना डरे सामना किया था, लेकिन यह एक अलग तरह का दुश्मन था। यह प्रकृति का प्रकोप था, एक ऐसी शक्ति जिससे वे तलवारों और ढालों से नहीं लड़ सकते थे। राजा विक्रम ने आदेश चिल्लाए, लेकिन उनकी आवाज तूफान के शोर में खो गई। वे रेगिस्तान में अकेले थे, एक खून बहते आसमान के नीचे। यह इंतजार कर रहे थे कि आगे क्या होगा। हवा और गड़गड़ाहट के शोर के बीच एक नई आवाज सुनाई दी। यह एक तेज सीटी थी, एक ऐसी आवाज जो तूफान को चीर कर निकल रही थी। राजा सहित हर आदमी ने ऊपर देखा। उन्होंने बारिश और घूमती रेत के बीच देखने की कोशिश की। लाल आसमान के बीचों बीच उन्हें एक काली आकृति दिखाई दी। यह बड़ी और बड़ी होती जा रही थी। यह तेजी से उनकी ओर गिर रही थी। डर ने उनके दिलों को जकड़ लिया। क्या यह कोई चट्टान थी, किसी अज्ञात दुश्मन का हथियार? सीटी की आवाज तेज और तेज होती गई, जब तक कि यह एक बहरा कर देने वाली चीख में बदल गई। सैनिकों ने अपने चेहरे ढंक लिए, एक भयानक प्रभाव की उम्मीद कर रहे थे। वस्तु उनके पास से रेगिस्तान की रेत में जा गिरी। टक्कर से रेत की एक लहर चारों दिशाओं में फैल गई। ऐसा लगा जैसे आसमान से कोई पहाड़ गिर गया हो। एक पल के लिए शांति छा गई। हवा ने अपनी सांस रोक ली। बारिश रुक गई। सैनिकों ने धीरे धीरे अपने हाथ नीचे किए और उस जगह की ओर देखा जहां वस्तु गिरी थी। इसने रेत में एक बड़ा गड्ढा बना दिया था। गड्ढे के बीच में आधा दबा हुआ एक बड़ा बक्सा था। यह लकड़ी या धातु का नहीं बना था जिसे वे जानते थे। यह गहरा, लगभग काला था और आसमान से आने वाली अजीब लाल रोशनी को सोखता हुआ लग रहा था। राजा विक्रम अपने घोड़े से उतरे। वह धीरे धीरे गड्ढे की ओर चले। उनके सबसे भरोसेमंद गार्ड उनके ठीक पीछे चल रहे थे। दूसरे सैनिक देख रहे थे। उनकी आंखें डर और जिज्ञासा के मिश्रण से चौड़ी थीं। यह बक्सा क्या था? ये कहां से आया था? ये आसमान से गिरा था, तूफान के दिल से। ये अलौकिक लग रहा था, कुछ ऐसा जो पृथ्वी पर नहीं था। बक्से के चारों ओर की हवा ठंडी थी, एक अजीब ठंडक जिसका बारिश से कोई लेना देना नहीं था। जैसे ही वे करीब आए, उन्होंने देखा कि बक्से की सतह चिकनी थी।
बिना किसी जोड़ या ताले के जो वे देख सकते थे। राजा गड्ढे के किनारे खड़े होकर रहस्यमय वस्तु को देख रहे थे। यह बहुत बड़ा था, एक शाही संदूक जितना बड़ा। तूफान जितनी तेजी से आया था उतनी ही तेजी से चला भी गया था, लेकिन आसमान एक नीरस, असहज लाल बना हुआ था। तूफान की तुलना में चुप्पी ज्यादा डरावनी थी। एकमात्र आवाज पुरुषों की भारी सांसें थीं। राजा विक्रम एक ऐसे व्यक्ति थे जो आसानी से नहीं डरते थे, लेकिन उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वह निश्चितता के साथ जानते थे, जिसने उनकी आत्मा को कंपा दिया था, कि यह बक्सा कोई उपहार नहीं था। यह एक अभिशाप था जो आसमान से उनके राज्य में गिरा था। राजा विक्रम ने आदेश दिया, बक्से को महल में लाओ। उन्होंने आदेश दिया। उनकी आवाज अंदरूनी डर के बावजूद स्थिर थी। सैनिकों ने एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर आज्ञा मानी। भारी बक्से को गड्ढे से निकालने के लिए कई मजबूत पुरुषों की जरूरत पड़ी। उन्होंने इसे मोटी रस्सियों से बांधा और एक मजबूत गाड़ी पर रखा। महल तक का सफर खामोश था। अब कोई जीत के गीत नहीं गा रहा था। वे तेजी से चले, खुले रेगिस्तान को पीछे छोड़ना चाहते थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे अदृश्य आंखें उन्हें लाल रंग के टीलों से देख रही थीं। बक्सा गाड़ी पर बैठा था, एक काला और खामोश यात्री। उसकी उपस्थिति हवा को डर से भर रही थी। महल की दीवारों की सुरक्षा में वापस बक्से को भव्य हॉल के केंद्र में रखा गया। राज्य के सबसे मजबूत लोहारों को बुलाया गया। वे अपने सबसे बड़े हथौड़ों और सबसे तेज छेनी के साथ आए। उन्होंने बक्से को खोलने की कोशिश की। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से उस पर प्रहार किया, लेकिन उनके औजार टूट गए। हथौड़े सतह से ऐसे उछल गए जैसे वह हीरे से भी ज्यादा कठोर चीज से बनी हो। छेनी एक खरोंच भी नहीं बना पाई। बक्सा पूरी तरह से चिकना और अनडैमेज्ड रहा। घंटों बीत गए और लोहारों ने हार मान ली, थके हुए और पराजित। बक्से को जबरदस्ती नहीं खोला जा सकता था। जैसे ही सूरज ढला, हॉल में लंबी परछाइयां फैल गईं। एक दरबारी विद्वान ने कुछ देखा। उसने बक्से की चिकनी, ठंडी सतह पर अपनी उंगलियां फेरी। वहां कुछ था, कुछ ऐसा जिसे केवल महसूस किया जा सकता था, देखा नहीं जा सकता था। उसने एक दीपक मंगाया। टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने इसे देखा। बक्से की सतह पर फीकी रेखाएं चमकने लगीं। अजीब प्रतीक और शब्द बन गए। यह एक ऐसी भाषा थी जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, प्राचीन और विदेशी। अक्षर एक नरम लाल रोशनी से चमक रहे थे, उसी रंग के जैसे आसमान से यह गिरा था। हॉल में हवा ठंडी हो गई। राजा और उनके सलाहकार चमकते हुए शिलालेख के चारों ओर इकट्ठे हुए। विद्वान, जो कई पुरानी भाषाओं को जानते थे, संदेश को समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे। बहुत देर बाद वह उसका एक छोटा सा हिस्सा अनुवाद करने में सक्षम हुआ। उसने राजा की ओर देखा। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। मेरे राजा, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। यह कहता है कि यह केवल एक कीमत पर खुलेगा। उसने रुककर मुश्किल से निगला। शिलालेख पढ़ता है, मुझ पर 5 मानव आत्माओं का खून डालो और मैं उन रहस्यों को प्रकट करूंगा जो मैं रखता हूं। बक्सा खून का बलिदान मांगता है। यह 5 पुरुषों का जीवन चाहता है। भव्य हॉल में एक भयानक सन्नाटा छा गया। विद्वान के शब्द विशाल स्थान में गूंज रहे थे। 5 मानव आत्माओं का खून, कीमत भयानक थी। सलाहकार एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके चेहरे सदमे और घृणा से भरे हुए थे। एक बक्से को खोलने के लिए अपने ही 5 लोगों को मारना, यह अकल्पनीय था। कुछ ने सुझाव दिया कि उन्हें बक्से को नष्ट कर देना चाहिए, इसे पृथ्वी में गहराई तक दफना देना चाहिए या इसे सबसे गहरे समुद्र में फेंक देना चाहिए। उन्होंने तर्क किया कि जो कुछ भी अंदर था वह इतनी भयानक कीमत के लायक नहीं हो सकता था। बक्सा बुराई था, अंधेरे की चीज थी जो उनके राज्य में विनाश लाने के लिए गिरी थी। लेकिन राजा विक्रम जिज्ञासा से घिरे हुए थे। बक्से का रहस्य एक पहेली थी जिसे उन्हें हल करना जरूरी लगा। इसमें कौन से रहस्य थे? कौन सा ज्ञान इतना मूल्यवान था कि उसे ऐसे बलिदान की जरूरत थी? उन्होंने उस शक्ति के बारे में सोचा जो इसमें हो सकती थी, शक्ति जो उनके राज्य को अजेय बना सकती थी या हमेशा के लिए जीने का ज्ञान। प्रलोभन बहुत बड़ा था। राजा ने एक निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जो उनके राज्य के भाग्य को हमेशा के लिए बदल देगा। उन्होंने अपने शाही गार्डों की ओर देखा, उनके सबसे वफादार सैनिकों की ओर। तुम में से 5 अपना खून देंगे, उन्होंने घोषणा की। उनकी आवाज ठंडी थी, तर्क के लिए कोई जगह नहीं छोड़ रही थी। 5 बहादुर सैनिक
अपने राजा के प्रति सबसे ऊपर वफादार आगे बढ़े। वे अपने राजा को अपने जीवन से भी ज्यादा प्यार करते थे। अगर उन्होंने आदेश दिया तो वे मानेंगे। एक एक करके वे काले बक्से की ओर चले। एक एक करके उन्होंने अपनी कटारें निकाली और अपनी हथेलियों पर एक कट लगाया। उन्होंने अपने खून को ठंडी चिकनी सतह पर टपकने दिया। जैसे ही 5वें सैनिक का खून बक्से पर गिरा, एक धीमी गुनगुनाहट की आवाज शुरू हुई। बक्से पर लाल चमकते हुए अक्षर तेज और तेज होते गए, जब तक कि उन्होंने पूरे हॉल को रोशन नहीं कर दिया। सतह पर एक पतली दरार दिखाई दी और एक हल्की फुफकार के साथ बक्सा खुल गया। अंदर काले मखमल के बिस्तर पर सोना या गहने नहीं थे, केवल एक ही किताब थी। लेकिन यह कोई साधारण किताब नहीं थी। इसका कवर चमड़े या कपड़े का नहीं था। यह एक पीली चमड़े जैसी त्वचा से बना हुआ लग रहा था। एक ऐसी त्वचा जो परेशान करने वाली रूप से इंसान जैसी लग रही थी। यह सूखे मांस से बंधी हुई थी। कवर पर कोई शब्द नहीं थे, केवल एक अजीब प्रतीक था जो अगर आप उसे बहुत देर तक देखते तो हिलता और मरोड़ता हुआ लगता था। राजा ने डर और उत्तेजना दोनों से दिल धड़कते हुए कांपते हाथों से चमड़े से बंधी किताब को उसके स्थान से उठाया। राजा विक्रम किताब के प्रति जुनूनी हो गए। उन्होंने खुद को अपने कक्षों में बंद कर लिया, किसी से भी मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने सभी दिन और रातें उसके पन्नों में लिखे अजीब पाठ को पढ़ने में बिताईं। किताब उन प्रतीकों से भरी हुई थी जो उन्होंने कभी नहीं देखे थे, और एक ऐसी भाषा जो सीधे उनके दिमाग में फुसफुसाती हुई लगती थी। उनके नौकर उनके दरवाजे पर भोजन लाते, लेकिन वह अछूता रहता। वे उन्हें भारी लकड़ी के दरवाजे से सुनते, अजीब शब्द बुदबुदाते और धीमी गले से निकली आवाज में मंत्रोच्चार करते। जो व्यक्ति एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा था, वह किसी और में बदल रहा था, कोई गहरा और दूर का। राज्य चिंतित हो गया। रानी ने उनसे बाहर आने की गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। उनके सलाहकार उनसे मिलने की भीख मांगते, लेकिन उन्होंने उन्हें दूर भेज दिया। महल, जो कभी रोशनी और संगीत का स्थान था, शांत और भयभीत हो गया। शाही दरबार पर एक परछाई पड़ गई थी, एक परछाई जो राजा के बंद कमरे से निकल रही थी। जिन 5 सैनिकों ने बक्से के लिए अपना खून दिया था, उन्हें भयानक सपने आने लगे। वे चीखते हुए उठते, लाल आसमान और एक फुसफुसाती हुई आवाज के बारे में बात करते जो अंधेरे से उनके नाम पुकारती थी। डर एक जहर था जो धीरे धीरे राज्य के दिल में फैल रहा था। 5 दिनों और 5 रातों के एकांत के बाद राजा के कक्ष का दरवाजा आखिरकार खुला। राजा विक्रम वहां खड़े थे, लेकिन वह एक बदले हुए व्यक्ति थे। उनकी आंखें चौड़ी थीं और उनमें एक अजीब पागलों जैसी रोशनी थी। उनका चेहरा पीला और पतला था और उनके होंठों पर एक मुड़ी हुई मुस्कान थी। वह महल के आंगन में चले, चमड़े से बंधी किताब को अपने सीने से लगाए हुए। उन्होंने शाही तुरहियों को बजाने का आदेश दिया। मेरे सभी सैनिकों को इकट्ठा करो, उन्होंने आदेश दिया। उनकी आवाज असामान्य रूप से तेज थी और महल में गूंज रही थी। हर एक, उन्हें अभी आंगन में लाओ। सैनिक हजारों की संख्या में आंगन में इकट्ठे हुए। वे पूर्ण गठन में खड़े थे, अपने राजा को भ्रम और बेचैनी के साथ देख रहे थे। राजा विक्रम एक ऊंचे मंच पर चढ़ गए। अजीब किताब उनके हाथों में खुली हुई थी। उन्होंने उसमें से पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज एक भयानक मंत्र थी जो इंसान जैसी नहीं लग रही थी। शब्द प्राचीन और शक्तिशाली थे। जैसे ही उन्होंने बोला, सैनिकों की आंखें कांच जैसी और खाली हो गईं। वे मूर्तियों की तरह खड़े थे। उनकी इच्छा अब उनकी अपनी नहीं थी। फिर राजा ने अपना अंतिम आदेश दिया। अपनी तलवारें उठाओ, वह चिल्लाया। उसकी आवाज अदेतालिपो की तारकाम पागलपन भरी हंसी से भरी हुई थी। और अपने राजा के लिए अपना जीवन समाप्त करो। और उसके बाद की भयावह खामोशी में हर एक सैनिक ने अपनी तलवार उठाई और वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। कहानी समय में आगे बढ़ती है। हजारों साल बाद मुंबई के हलचल भरे आधुनिक शहर में तारीख 12 जून 2025 है। इंस्पेक्टर थॉमस, एक गंभीर और समर्पित पुलिस अधिकारी, अपनी मेज पर बैठा था। उसके बगल में एक कप ठंडी चाय रखी थी। वह एक नई केस फाइल देख रहा था और यह एक अजीब मामला था। एक आदमी, एक सफल व्यवसायी जिसके कोई जात समस्या नहीं थी, अपने अपार्टमेंट में मृत पाया गया था। दरवाजे अंदर से बंद थे।
मौत का कारण आत्महत्या था। लेकिन आदमी के परिवार ने थॉमस को कुछ चौंकाने वाला बताया। अपनी मौत से 2 दिन पहले आदमी बहुत डरा हुआ था। उसने दावा किया कि एक आकृति उसके सपनों में आती थी। यह सपने वाली आकृति, जलती हुई आंखों वाला एक छायादार आदमी, ने उसे एक ही भयानक वाक्य फुसफुसाया था, 2 दिनों में तुम अपनी जान ले लोगे। व्यवसायी ने अपनी पत्नी को बताया था कि उसे एक अजीब दबाव महसूस हो रहा था। उसके दिमाग में एक आवाज़ थी जो उसकी अपनी नहीं थी, उसे सब कुछ खत्म करने के लिए कह रही थी। उसके परिवार ने सोचा कि वह ज़्यादा काम और तनाव में था। उन्होंने उसे गंभीरता से नहीं लिया और फिर ठीक 2 दिन बाद वह मर गया। इंस्पेक्टर थॉमस एक तार्किक आदमी था। वह भूत या सपने में मारने वालों पर विश्वास नहीं करता था। उसने सोचा कि यह मनोवैज्ञानिक संकट का मामला था जिसके कारण एक दुखद अंत हुआ, लेकिन कुछ ऐसा था जो उसे बहुत परेशान कर रहा था। 1 हफ्ते बाद एक और मामला उसकी मेज पर आया। यह लगभग समान था। एक युवा कॉलेज छात्रा, उज्जवल और लोकप्रिय, ने भी अपनी जान ले ली थी। उसके दोस्तों ने पुलिस को बताया कि उसे वही दुस्वप्न आ रहा था, एक छायादार आकृति, अंधेरे में एक फुसफुसाहट और वही भविष्यवाणी, 2 दिनों में तुम अपनी जान ले लोगे। और व्यवसायी की तरह ही 2 दिन बाद वह चली गई थी। अब थॉमस इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। यह कोई संयोग नहीं था। 2 लोग जो एक दूसरे को नहीं जानते थे ने एक ही सपना देखा और बिल्कुल उसी तरह मर गए। यह एक पैटर्न था, एक काला और असंभव पैटर्न। डर की बढ़ती भावना महसूस करते हुए इंस्पेक्टर थॉमस ने पुलिस बल के बाहर किसी से सलाह लेने का फैसला किया। वह एक धार्मिक आदमी नहीं था, लेकिन मामला उसे किसी प्राचीन बुराई को छूता हुआ लग रहा था। वह शहर के एक शांत पुराने चर्च में गया और फादर जीसस से मिला, एक बुजुर्ग पादरी जो अपनी बुद्धिमत्ता और अजीब और अस्पष्ट ज्ञान के लिए जाने जाते थे। थॉमस ने मामलों का विवरण समझाया, सपने, फुसफुसाई हुई भविष्यवाणी। फादर जीसस ने धैर्यपूर्वक सुना। उनका चेहरा ज्यादा से ज्यादा गंभीर होता गया। जब थॉमस ने बात खत्म की तो बूढ़े पादरी ने चिंतित आंखों से उसकी ओर देखा और कहा, इंस्पेक्टर, मुझे डर है कि आप एक ऐसी शक्ति से निपट रहे हैं जो इस दुनिया की नहीं है। इंस्पेक्टर थॉमस चर्च से पहले से ज्यादा भ्रमित होकर निकला। इस दुनिया की नहीं है। एक पुलिसकर्मी के रूप में वह तथ्यों से निपटता था, ऐसे सबूतों से जिन्हें आप देख और छू सकते थे। लेकिन पादरी के शब्द उसके साथ रहे, उसके तार्किक दिमाग में संदेह और डर का बीज बोते हुए। उसने विचारों को दूर धकेलने और जांच पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। उसने पीड़ितों के बीच संबंध ढूंढे, कुछ भी जो उन्हें जोड़ सके। उसने उनके फोन रिकॉर्ड, उनके सोशल मीडिया, उनके बैंक खाते जांचे। उसे कुछ नहीं मिला। वे पूरी तरह से अजनबी थे, शहर के अलग अलग हिस्सों में रहते थे। उनके बीच कुछ भी सामान्य नहीं था सिवाय उस दुस्वप्न के जिसने उनके जीवन को समाप्त कर दिया था। हालांकि आतंक अभी शुरू ही हुआ था। कुछ दिनों बाद एक कॉल आई जिसने थाने के हर अधिकारी को जम दिया। यह एक आवासीय इमारत से थी, एक व्यस्त पड़ोस में एक ऊंची अपार्टमेंट इमारत। रिपोर्टें अराजक और अविश्वसनीय थीं। लोग अपनी बालकनियों से कूद रहे थे। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन वे बहुत देर हो चुकी थी। पूरी इमारत खामोश हो चुकी थी। वे अपार्टमेंट दर अपार्टमेंट गए, दरवाजे तोड़ते हुए। हर घर के अंदर उन्हें वही दुखद दृश्य मिला, परिवार, दोस्त, बूढ़े और जवान। इमारत के हर एक निवासी ने अपनी जान ले ली थी। त्रासदी का पैमाना अकल्पनीय था। यह एक सामूहिक आत्महत्या थी, लेकिन यह एक सामूहिक फांसी जैसी लग रही थी, जिसे एक अदृश्य दुश्मन ने आदेश दिया था। एक अकेला जीवित बचा हुआ पाया गया। एक छोटा बच्चा जो एक अलमारी में छिपा था, रो रहा था और डर से कांप रहा था। जब वह आखिरकार बोलने में सक्षम हुई तो उसने पुलिस को सपनों के बारे में बताया। इमारत में हर कोई, उसने कहा, वही बुरा सपना देख रहा था। उन सभी ने वही छायादार आदमी देखा। उन सभी ने वही फुसफुसाहट सुनी। दुस्वप्न एक व्यक्ति से पूरे समुदाय में फैल गया था। दिमाग के एक वायरस की तरह काम कर रहा था। निराशा की एक महामारी। इंस्पेक्टर थॉमस इमारत के बाहर खड़ा था। एम्बुलेंस की चमकती रोशनी उसके चेहरे को लाल और नीले रंग में रंग रही थी। उसे अपने दिमाग में एक भयावह संबंध बनता हुआ महसूस हुआ, हजारों साल के इतिहास में एक कड़ी। मुंबई अपार्टमेंट बिल्डिंग में सामूहिक आत्महत्या राजा विक्रम और उसके सैनिकों की प्राचीन कहानी के समान भयावह लग रही थी। एक आवाज जो मौत का आदेश देती है।
आत्मविनाश की एक लहर। राजस्थान में बक्से से निकली प्राचीन बुराई जाग उठी थी। यह यहाँ उसके शहर में थी और यह मजबूत हो रही थी। रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ था, असली दुस्वप्न अभी शुरू ही हुआ था।